बहुत दिनों पहले मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बोला था कि मैं Q&A सेशन करूंगा और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी मुझे भेजे थे। आज मैं वो वीडियो बना रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं सवालों से। सबसे पहला सवाल आरती सिंह का है। वो कहती हैं कि हेलो, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग 3 स्टेप ब्रीदिंग फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स, नाउ एक्सपीरियंसिंग सटल चेंजेस इन मी। आई ऑल्सो लिसन to deep knowledge channel. Conceptually I know IESM, but when mind is drifted in any kind of thoughts, I can occasionally remain aware of IESM and application of corrective methods. So could you explain IESM and how to apply corrective methods and thought appropriate? Also, can you explain why does mind starts to chatter the first thing in morning, all that I have been thinking the previous day? तो जैसा कि आरती के सवाल से मुझे समझ में आया कि वो जानना चाहती है कि IESM एग्जैक्टली कैसे काम करता है, और जब भी वो सुबह सो के उठती हैं तो उनका जो माइंड है वो चैटर करना स्टार्ट कर देता है और पिछले दिन जो भी हुआ वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूमने लगती हैं और कंटिन्यूसली वो चलता है। तो आरती, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि IESM के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। इनफैक्ट आप जब जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में चैनल में तो वहाँ पे ज़ेन योगा FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट है जिसमें IESM का एक वीडियो है, और IES और M पे अलग अलग वीडियोस भी मैंने बनाए हैं जिससे थंबनेल में मैंने सत्व रजस तमस गुणों के नाम से मैंने बनाया है। आप उन वीडियोस को जब देखेंगे तो आपको IESM पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक बात, जब आप सुबह उठते हैं तो आपको ऐसा क्यों महसूस होता है, ये नॉर्मल है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे माइंड में कोई थॉट्स नहीं आते। ऑब्वियसली सबके माइंड में थॉट्स आते हैं सुबह उठ के भी, लेकिन आपको उस समय भी ऑब्जर्वेंट रहना होगा। आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे अपने माइंड को, और जब आप सुबह उठ के अपने रेगुलर रूटीन वर्क करेंगे तो आपके माइंड में बैकग्राउंड में वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो पिछले दिन हुई है, या फिर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम जो आप उस दिन करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें भी आपके माइंड में चलती रहेंगी। लेकिन आपको बस नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है, अवेयर रहना है, देखना है कि क्या चल रहा है, और आपको ये देखते रहना है कि वो जो भी थॉट्स है वो किस प्रकार के थॉट्स हैं। यानी कि आपको ये समझना होगा कि जो भी थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं वो किस सेंटर से रिलेटेड हैं। थॉट की जो भी चेन बन रही है उसको ऑब्ज़र्व करते रहें। आप सुबह उठने के बाद डेली रूटीन जो आपका है वो करके आप मेडिटेशन करें, आप ऑब्ज़र्व करें, आपका माइंड देखिएगा थोड़ा काम हो जाएगा। फिर आप जब अपने रोज़ के काम में बिज़ी हो जाएंगे तब वो सारे थॉट्स चले जाएंगे और आप प्रेजेंट मोमेंट में आके अपने काम को कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा रहने की कोशिश करें। आप जो कर रहे हैं उस पे फोकस करने की कोशिश करें तो आपके जो थॉट्स है बैकग्राउंड में वो कम रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो पूरे के पूरे डिसअपियर हो जाएंगे, तो वो रहेंगे। आप जाके मेरी IESM वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। अगला सवाल है DB का। ये पूछते हैं कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन ऑल द प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज ऑफ ज़ेन योगा एंड हाउ टू एक्चुअली डू देम, ऑल्सो अ बिट डिटेल्ड वीडियो ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ IESM एंड करेक्टिव मेथड्स। तो ये भी IESM और करेक्टिव मेथड्स के बारे में ही पूछ रहे हैं। अगर आप मेरी ज़ेन योगा की सीरीज़ जाके पूरी देखेंगे तो उसमें मैंने चैप्टर वाइज IESM का भी वीडियो बनाया है, और जिस चैप्टर में करेक्टिव मेथड है उस चैप्टर का भी वीडियो बनाया है। और प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है जो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग का, वो प्रैक्टिकली मैंने करके दिखाया है। 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। पहले वीडियो में मैंने पहला स्टेप एक्सप्लेन किया है और दूसरे वीडियो में मैंने तीनों स्टेप्स को एक्सप्लेन किया है। तो आप जाके उन दोनों वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। और बाकी जो भी मेथड्स है करेक्टिव मेथड्स वो आपको खुद करने होंगे। मेरी जो फूड और स्लीप की एक्सपीरियंस वाली वीडियो है वो भी आप जाके देख सकते हैं। और जो करेक्टिव मेथड्स है वो आपको, मैं क्यों बोल रहा हूँ खुद करने हो, क्योंकि फूड की वीडियो मैं आपको बना के नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये डेली प्रैक्टिस है। फूड के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है, स्लीप के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना है, इसकी वीडियो नहीं बनाई जा सकती। उन वीडियोस को ज़रूर देखें जो ज़ेन योगा की सीरीज़ में है। आप जब ज़ेन योगा की सीरीज़ को देखेंगे, किताब के साथ पढ़ते हुए जब आप उस सीरीज़ को फॉलो करेंगे
तो आपको सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर होंगी। अगला सवाल है ज्योति श्री का, और वो पूछती हैं कि हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट विथ योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। हम अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ कंसिस्टेंट कैसे रहें। इसका बस एक जवाब है मेरे पास, वो ये है कि जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, जैसे आप फ्रेश होते हैं, आप अपने फेस पे पानी डालते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आपको उसी प्रकार से रोज़ करनी है। यह आपके रूटीन का, आपके लाइफ का एक पार्ट होगा, तभी आप इसे कर पाएंगे। एफर्टलेस होना चाहिए, इसमें आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बस रूटीन में लाने की कोशिश करिए। रोज़ आप मेडिटेशन में कुछ मिनट तक बैठिए, अपने माइंड को ऑब्ज़र्व करते रहिए। जब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो पहला आपका जो एम होगा वो ये होगा कि आप उस काम को पूरे फोकस के साथ कर रहे हैं, और जब भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप अपने माइंड को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और ये 24/7 चलेगा, जब तक आप सो नहीं जाते तब तक ये काम आपको करना है। आप जब जागृत अवस्था में हैं तब आपको ये अवेयरनेस वाली स्टेट में आने की कोशिश करनी है, और यही आपको करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। तभी आप कंसिस्टेंटली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कर पाएंगे, तभी आप कंसिस्टेंटली ये समझ पाएंगे कि आपका माइंड आपको किस तरफ ले जा रहा है। अगला सवाल है आर्ट वर्क बाय सेलेस्टे से। ये पूछते हैं हाउ टू फाइट विथ नेगेटिव थॉट्स कंसिस्टेंटली। सबसे पहले तो मैं आपको समझ सकता हूँ कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और ये सबके माइंड में आते हैं नेगेटिव थॉट्स। जब भी हम कोई भी ऐसा काम करने जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो क्रिटिकल है, तो माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और ये सबके साथ होता है। आप इसके साथ फाइट नहीं कर सकते, आप फाइट करने की कोशिश ना करें। आप उन थॉट्स को देखें, आप उन थॉट्स को ऑब्ज़र्व करें, आप बस वर्स्ट केस सिनेरियो को देखें, और फिर देखें कि वर्स्ट केस सिनेरियो में आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा। आप जब तक उस चीज़ को समझ नहीं लेंगे, अपने अंदर सिंक इन नहीं कर लेंगे, तब तक आपको वो एंग्जाइटी और वो बेचैनी होती रहेगी। तो आप गेट ओवर हो जाइए उस वर्स्ट केस सिनेरियो से, और आप अपने आप को ये बोल सकते हैं कि हाँ, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता, ये जो वर्स्ट केस सिनेरियो है। और उसके बाद आप आगे बढ़िए फियरलेस होके। कोशिश करिए कि फियर आपके अंदर उतना ना हो जितना था। आप अपने फियर को ओवरकम करने की कोशिश करिए। भागिए मत प्रॉब्लम से, फेस करिए, उसके आगे निकलिए, तभी आप उसके आगे जा पाएंगे, उस डर को आप ओवरकम कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको डर नहीं लगेगा कभी। हो सकता है कि आपके लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो आपको और ज़्यादा डर लगेगा, लेकिन जब आप उसको फेस कर पाएंगे तो आप उस डर के आगे भी जा पाएंगे, और इससे आपके जो नर्व्स है वो स्टील के बन जाएंगे। आप एक अलग पर्सन बन के निकलेंगे कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद। गॉड इज़ हेल्पिंग पूछते हैं व्हाट हैपन्स इन प्रत्याहारा स्टेज इन योगा। प्रत्याहारा के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी प्रत्याहारा का स्टेज आता है, जिसे ज़ेन योगा में सेक्शन 2B के नाम से बताया गया है, माइंड का सेक्शन 2B, जो कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए एक्सेसिबल नहीं है। सेक्शन 2A भी एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 2A ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है। आपके माइंड के लिए एक्सेसिबल है सेक्शन 1। सेक्शन 1 के अंदर ही IESM सेंटर्स हैं, और उसी से आपका रोज़ का दिनचर्या, उसी से आपके सारे थॉट्स मैनिपुलेट होते हैं। अभी जब आप सेक्शन 1 को क्रॉस कर लेते हैं और आपकी जब जर्नी सेक्शन 2A से सेक्शन 2B तक पहुंचती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करके, आप जब डिसइंफेक्शन चेम्बर यानी कि जो भी डेली प्रैक्टिसेस है वो सारी प्रैक्टिसेस जब आप करके उस काबिल अपने माइंड और बॉडी को बनाते हैं कि आप सेक्शन 2B तक पहुंच पाएँ, वो स्टेज है प्रत्याहार का, जहाँ पे आपकी जो सेंसेस है, फिज़िकल सेंसेस, आँख, नाक, ये सारी जो हमारी इंद्रियां हैं, ये फिज़िकल इंद्रियों से आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो फोकस है, वो हट के इंटरनलाइज हो जाता है, और आप इस स्टेट में, एक ऐसे स्टेट में आते हैं जहाँ पे आप एक बॉडी लेस स्टेट को फील करते हैं। उसी को प्रत्याहार कहते हैं, यानी कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो आपके बॉडी के लिमिटेशंस में अब नहीं रही, और वो
आपके बॉडी के लिमिटेशन से बाहर भी परसीव कर सकती है, वो है स्टेज प्रत्याहारा का। और तभी आपको पता चलता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, यही है स्टेज प्रत्याहारा का। और इसके बाद आपकी जो असली प्रोग्रेस है वो स्टार्ट होती है। ध्यान रखिए कि प्रत्याहारा के स्टेज के बाद भी अगर आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी छोड़ दी तो आप वापस जैसे थे आप वैसे उस स्टेट में आ सकते हैं। आप नीचे गिर भी सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में लोग स्लिप भी होते हैं और तेज़ी से ऊपर भी जाते हैं। तो आपको कंटिन्यूअसली ये सारी प्रैक्टिसेस करनी होंगी, इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा। और ऐसा नहीं है कि आप प्रत्याहारा तक पहुंच गए और आपको कुछ नहीं करना, नहीं, आपको अवेयरनेस की प्रैक्टिस हमेशा करनी होती है। अवेयर आपको हमेशा होना होता है और आप कभी भी अपने माइंड को अपने ऊपर टेक ओवर नहीं करने दे सकते अगर आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहते हैं अपने लाइफ में। अगला सवाल हैरी सिंह का है। पूछते हैं कि हाउ टू डू प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, स्पेशली द वन इन विच वी हैव टू विजुअलाइज पिंक, येलो एंड ब्लू रेज, एंड हाउ टू नो दैट आई हैव मास्टर्ड माई फर्स्ट स्टेप ऑफ रिदमिक ब्रीदिंग एंड रेडी टू मूव टू सेकेंड स्टेप। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो विजुअलाइजेशन वाली प्रैक्टिसेस हैं जिसमें पिंक, येलो एंड ब्लू रेज देखने की कोशिश की जाती है, ये प्रैक्टिसेस मैंने कभी नहीं की है। मैंने कभी कोशिश नहीं किया है ये पिंक रेज या ब्लू लाइट या व्हाटएवर, ये मैंने देखने की कोशिश कभी नहीं की है। मैं जब भी मेडिटेशन करता हूँ अपने ब्रेथ पे ही फोकस करता हूँ और उसी से एक थॉटलेसनेस की स्टेट मुझे मिलती है। मैंने कभी कुछ देखने की, कोई लाइट या कोई कलर देखने की कोशिश नहीं की है। कभी कभी ऐसा होता है कि कलर्स खुद ब खुद दिखते हैं आपके सामने जब आपका फोकस आपके थर्ड आई के ऊपर यहाँ पे होता है, इस जगह पे, और उस समय आपको लगता है कि कुछ कलर्स के मतलब मिक्स हो रहे हैं, वैसा कुछ आपको दिख सकता है। लेकिन दैट इज़ नॉट द थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन। उस पर आपको फोकस नहीं करना, आपको स्टिल अपने ब्रेथ पे, आपके अंदर की जो साउंड है, आपके अंदर की जो वाइब्रेशन है, उस पर फोकस करना है। आपको अपने अंदर फोकस करना है कि अंदर क्या है। तो जब आप ऐसे करेंगे और 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग आप जानना चाहते हैं कि कब आपने परफेक्शन अचीव की है, तो सबसे पहली बात कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कम से कम 1 महीना तो लगेगा, 1 या 2 महीना लग जाएगा नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न में आने में। यानी कि अगर आपकी ब्रेथ 17 पर मिनट है तो उसको आपको 13-14 तक लाने में ही 2-3 महीने लग जाएंगे। अगले 2-3 महीने में आप उसको और कम करेंगे। आपकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, जब आप चलते फिरते आपकी ब्रेथ 10, 11, 12, उससे ज़्यादा नहीं, जब आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं और आपकी ब्रेथ 11 या 12 हो रही है, तब आप समझ जाइए कि पहला स्टेप आप कर रहे हैं अच्छे से। अब आप दूसरे स्टेप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहला स्टेप 6 महीने तक आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद जब आप चलते फिरते आपकी जो ब्रीदिंग है वो 12 हो गई है 1 मिनट में ब्रेथ रेट, उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे जाइए। और थर्ड स्टेप में तो आपको लेट के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड स्टेप में आप किसी भी पोजीशन में 9, 10, 11 ब्रेथ्स पे रहेंगे, वॉक करते हुए भी, बात करते हुए भी, कोई भी काम करते हुए। अगला सवाल भी हैरी का है। हैरी, आप कहना चाहते हैं कि जब माइंड 5:2:1 के रेशियो को अचीव कर लेता है ISM में, तो उसकी जो पाम रीडिंग है वो कैसी होती है, वो किताब में लिखा है। जी हाँ, बिल्कुल 169 पे ऐसा लिखा गया है। लेकिन 5:2:1 सिर्फ फर्स्ट स्टेप या 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को अचीव कर लेने से 5:2:1 आपके माइंड का रेशियो नहीं होता है। इनफैक्ट प्रत्याहारा के स्टेज को जब आप पहुंच जाते हैं, यानी कि माइंड सेक्शन 2B तक पहुंचने के लिए आपको 5:2:1 का स्टेट चाहिए। जब तक आप 5:2:1 के स्टेट में नहीं जाते तब तक आप प्रत्याहारा को अचीव नहीं करते। तो जब आप प्रत्याहारा को अचीव कर ले रहे हैं तब आप समझ सकते हैं कि 5:2:1 का स्टेट आप पा गए हैं और आपकी जो हाथ की जो रेखाएं हैं वो उस प्रकार से पैरेलल हो जाती हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो प्रत्याहारा की स्टेज तक पहुँचे हैं लेकिन जिनकी हाथ की रेखाएं पैरेलल नहीं हैं। आप किताब को जब पढ़ रहे हैं तो आप उन सारी
स्टेटमेंट्स जो लिखे गए हैं किताब में, आप उनको एक्सपेरिमेंट करिए। आप देखिए कि आप जब प्रत्याहार तक पहुंचते हैं तो आपकी हाथ की रेखाएं कैसी बनती हैं, ठीक है। तो आप उससे समझ पाएंगे कि किताब में जो लिखा है वो किस हद तक सही है और गलत है। मैं समझता हूँ कि जो किताब में लिखा है रेखाओं के बारे में वो कुछ एक्सटेंट तक सही है। मोस्टली रेखाएं उस तरीके से पैरेलल हो जाती हैं। मैंने खुद के साथ भी ऐसा होते हुए देखा है। मेरी जो रेखाएं हैं, मेरे राइट हैंड की जो रेखा है और जो मेरे लेफ़्ट हैंड की रेखा है, वो धीरे धीरे मुड़ रही है, लेकिन अब वो किस रीज़न से हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं जब प्रत्याहार के स्टेज तक पहुंच जाऊंगा तब मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या हो रहा है। कल्पेश पटेल का अगला सवाल है। कल्पेश ने 3 सवाल पूछा है। हम अवेयरनेस में कैसे रहें, इसका आंसर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ऑलरेडी दे दिया है। नंबर 2 वो पूछते हैं कि विपस्सना मेडिटेशन और ओशो मेडिटेशन में से कौन सा मेडिटेशन मन को कंट्रोल करने में ज़्यादा अनुकूल है। दोनों ही अपने अपने जगह में मन को कंट्रोल करने में अनुकूल है। आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा मेडिटेशन अच्छा है। क्या आपके लिए 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग अच्छा है? क्या आपके लिए नॉर्मल पद्मासन में बैठ के मेडिटेशन करना अच्छा है? क्या आपके लिए विपस्सना अच्छा है? आप जब तक तीनों चारों तरह के हर तरह के मेडिटेशन को ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। किसी को विपस्सना से ही प्रत्याहार की प्राप्ति हो जाती है, किसी को 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करने से प्रत्याहार की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, ये आपके जो पास्ट कर्म हैं उन पे भी निर्भर करता है। तो हो सकता है कि आप इस लाइफ टाइम में बहुत अच्छे से सारे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है अगले लाइफ टाइम्स में हो जाए। ये डिपेंड करता है कि आप अपने जर्नी में कहाँ पे हैं। कोई भी मेडिटेशन का जो प्रोसेस है वो गलत या सही नहीं होता, ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आपके लिए कौन सा सही है। आखिरी सवाल जो आप पूछ रहे हैं, हमारे बॉडी में जो वाइटल एनर्जी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए डेली लाइफ में। डेली लाइफ में वाइटल एनर्जी को इंक्रीज़ करने का तरीका है अवेयरनेस, जो कि आपका पहला सवाल था कि अवेयरनेस में कैसे रहें। और अवेयरनेस में रहने का एक ही तरीका ये है कि आप अपने थॉट्स को अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दें। यही मेडिटेशन का पहला रूल है, अपने थॉट्स को देखते रहना, अपने थॉट्स में बह नहीं जाना, आपके थॉट्स जो आपको बोल रहे हैं करने के लिए वो कर ना देना, वो करने से पहले उन्हें देखना कि वो क्या कह रहे हैं, आपका माइंड आपसे क्या बोल रहा है करने के लिए, वो करना क्या सही है या गलत है। ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी होगी किसी भी थॉट को एक्शन में ट्रांसफॉर्म करने से पहले। और जब आप ये करना सीख जाएंगे तब आप अवेयरनेस में रहना सीख जाएंगे, और जब आप ऐसा कर पाएंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा। तब आपको ये महसूस होगा कि आपके बॉडी में जो वाइटल एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है एक्चुअली, क्योंकि आप देखेंगे आपके माइंड में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके रिएक्शंस चेंज हो जाएंगे, आप लोगों से जिस तरीके से बात करते हैं वो चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा आपके अंदर। अगला सवाल आयुष का है। आयुष पूछते हैं कि भाई बाकी के ज़ेन योगा प्रैक्टिसेस पर वीडियो बनाएं, विजुअलाइजेशन वाले प्रैक्टिसेस को भी समझाएं। आयुष, मैंने ज़ेन योगा की जो पहला पार्ट है जिसमें सारी प्रैक्टिसेस दी हुई है वो पूरी सीरीज़ मैंने बनाई है। आप उस सीरीज़ को 1 बाय 1 जाके देखें, उसमें 34 या 38 वीडियोस है, 1 से लेके 34 तक। आप पूरी सीरीज़ को जाके देखिए, आपको समझ में आएगा सारी प्रैक्टिसेस कैसे करनी है। फिर जो भी उसमें थ्योरी है जो समझने लायक है वो भी चीज़ें मैंने डिटेल में समझाई है, लाइन बाय लाइन आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। अगला सवाल है अजय नागवानी का। अजय नागवानी पूछते हैं कि ज़ेन योगा IESM और EBSTS के अलावा भी कुछ, आई थिंक ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग बोलना चाहते हैं, के अलावा भी कुछ है या इन्हीं प्रैक्टिसेस को करके 5 to 1 तक पहुंचना है, और क्या सच में 2482 को 5 to 1 करना पॉसिबल है या नहीं? प्लीज़ आंसर। 2482 का जो रेशियो है उसे 5 to 1 करना बिल्कुल पॉसिबल है,
और अगर आप ध्यान से ज़ेन योगा को देखेंगे तो ज़ेन योगा कुछ नहीं है लेकिन पतंजलि योग सूत्र को ही सिंप्लीफाई करके ज़ेन योगा बनाया गया है। और जब आप यम नियम आसन और प्राणायाम को अच्छे तरीके से करते हैं तो उन्हीं सारी प्रैक्टिसेस से आपके माइंड का जो रेशियो है वो 2842 से 5221 होता है, जिसे पीजे सहर ने अलग अलग प्रैक्टिसेस में ब्रेक डाउन कर दिया है यम नियम आसन और प्राणायाम की जो विधि है उसे। तो आपको ये समझना होगा, आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे नहीं। आप जब तक अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिसेस को करिए, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको जवाब मिलेगा कैसे। और आपके 1-2 दिन करने से ये नहीं होगा, आपको अपने हैबिट में चेंज लाना होगा और आपको देखना होगा कि उस आदत को बदल के आपके अंदर क्या बदलाव आया है, आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में क्या बदलाव आया है। उन चीज़ों को देखिए, ऑब्जर्व करिए और फिर आप समझिए कि क्या हो रहा है। मैजिकल सेटिंग्स का अगला सवाल है, किसी भी गलत आदत को किस प्रकार से ठीक करें ताकि हम जल्दी से प्रोग्रेस कर सके आध्यात्म में। इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि गलत आदत लगती कैसे है। क्या गलत आदत एक दिन में लग जाती है या कितने साल लगते हैं उस गलत आदत को लगने में। अगर आपको कोई भी गलत आदत है तो आप देखेंगे कि उस आदत को लगने में कम से कम तो 6 महीने या 1 साल या 2 साल लगे हैं। तो उसे छोड़ पाना क्या 1-2 दिन का काम है, ये आपको अपने आप से पूछना है। तो अगर आपको गलत आदत लगी है तो जिस स्लो प्रोसेस में वो आदत लगी है उसी स्लो प्रोसेस में वो आदत जाएगी। तो आपको उस तरीके से काम करना है उस आदत पे। अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है, अगर आप दिन में 5 पीते हैं तो आप कल से 4 सिगरेट पिएं और 4 सिगरेट पी के आप कुछ दिन रहें, उसके बाद 3 करें, उसके बाद 2 करें और इस पूरे प्रक्रिया को करने में आपको 6 महीने का समय लग सकता है। तो उस सिगरेट पीने की आदत को जो आपको सालों से लगी पड़ी है उसे छोड़ने में कम से कम तो 6 महीने लगेंगे ही, हो सकता है 1 साल भी लगे, लेकिन ये स्लोली ही कर पाएंगे आप। और इसी प्रकार से सारी गलत आदतें छूटती हैं। आदतें एकदम से छूट नहीं जाती हैं, उन आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस कर देना होता है। और जब आप ऐसा करना सीख जाएंगे, एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये करते करते आपको समझ में आएगा कि कैसे गलत आदतों को छोड़ना है। और बहुत ही अच्छी एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स जिसका नाम है, आप उस किताब को ज़रूर पढ़ें। वो किताब पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि एक आदत, अच्छी आदत कैसे लगती है। एटॉमिक हैबिट्स, ज़रूर इस किताब को पढ़ें। कार्तिक सैनी पूछते हैं, आपको ज़ेन योगा कब और कैसे मिली और उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, तब मुझे डीप नॉलेज की वीडियो मिली और जब मैंने आशीष सर को सुनना शुरू किया तब मुझे ज़ेन योगा के बारे में पता चला और वो 2016-17 की बात हो गई। और 2017 में मेरे पास ज़ेन योगा आई और तब से मैंने ज़ेन योगा पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे 1-2 साल में ही समझ में आ गया कि कितनी पावरफुल है ये ड्रिफ्ट वॉचिंग की प्रैक्टिस, कितनी पावरफुल है ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस। और फूड में अगर हम थोड़ी भी ऑल्टरेशन अपने कर देते हैं तो कितना बड़ा चेंज आ जाता है हमारे थॉट प्रोसेस में। और ये प्रैक्टिकली मैंने करके समझा। तो ये तब से मेरे पास ये किताब आई है, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत ज़ेन योगा के पहले से ही हो चुकी थी। मैं पावर ऑफ नाउ पढ़ चुका था, मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ता था और मेरे अंदर वो एक स्पिरिचुअल लॉन्गिंगनेस थी पहले से, जिसके वजह से मैं इस पाथ पे आ पाया हूँ। केशव सांगेवर पूछते हैं, सर मन क्यों भटकता है और बार बार खींच कर लाना पड़ता है इसे। इस सवाल के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो का टाइटल ही यही है कि मन बार बार क्यों भटकता है। आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आपको समझ में आएगा। अगला सवाल भी केशव का ही है। वो पूछते हैं, सर प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा देर रह नहीं पाता फ़िलहाल। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ज़्यादा देर प्रेजेंट मोमेंट में रह नहीं पाते, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप हारिए मत, आप कोशिश करते रहिए। जैसे जैसे आप कोशिश करते रहेंगे आप देखेंगे कि आप ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख गए हैं पास्ट टाइम्स के बजाय। कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद आप ये देखेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट में आपके लिए रहना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो गया है। हाँ, आप हमेशा नहीं रह पाएंगे लेकिन थोड़ा ज़्यादा आसान हुआ है। तो ये एक प्रैक्टिस है, इसे आप जितना करेंगे उतना आप प्रेजेंट मोमेंट में रह पाएंगे।
तो आप बस इस प्रैक्टिस को करते रहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं भी 24 घंटे प्रेजेंट मोमेंट में रहता हूँ, नहीं। कभी कभी होता है जब मैं बैठा रहता हूँ तो मैं भी पास्ट के बारे में सोचता हूँ, मैं भी फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि हाँ, उन चीज़ों को छोड़ के हमें, जब भी हमारा माइंड इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है, जब हम ड्रिफ्ट वॉचिंग करते हैं तो यही करते हैं ना, जब हम अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हैं, हम उस ड्रिफ्ट के चेन को फॉलो करते हैं और फिर अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हैं। अभी जो करना है उस पर फोकस करते हैं, तो आपको भी वही करना है। तो ये थे सारे सवाल और उनके जवाब। आप जाके ज़ेन योगा की सीरीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि मैक्सिमम सवाल उस सीरीज़ से रिलेटेड है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।